तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, इतिहास पाठ संख्या 3 है। तो सबसे पहले जान लेंगे कि तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य का मतलब क्या होता है, या तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य कहते किसे हैं। तो आप सबको एक बात की जानकारी है कि हमारी जो पृथ्वी है लवदक्ष गोलाकार है। हमारी पृथ्वी क्या है? गोल है। पूर्ण गोल तो नहीं है, लगभग गोल है, संतरा जैसी आकृति का है। पृथ्वी के बीचों बीच विद्वानों ने काल्पनिक रेखा खींचा है 0 डिग्री अक्ष मानकर। इस काल्पनिक रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से भूगोल में हम लोगों ने पढ़ा है। और हमने यह कहा है कि भूमध्य रेखा से ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को, भूमध्य रेखा से ऊपर वाले हिस्सा को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध मिला करके हमारे पृथ्वी पर भूमि के 7 बड़े बड़े टुकड़े हैं। हमारे पृथ्वी पर 71% भाग पर तो जल है, तो सारा बच्चा बात जानता है। हमारे भूमंडल के 71% भाग पर क्या है? जल है। और 29% भाग पर क्या है? लेकिन ऐसा नहीं है कि एक कोण में केवल स्थल है, बाकी में जल है। ये सब यत्र तत्र बिखरा पड़ा है। तो 71% में कुछ जल उत्तरी गोलार्ध में, कुछ जल, और जल के ही बीच बीच में जमीन का बड़ा बड़ा टुकड़ा है, जमीन का बड़ा बड़ा खंड है। जमीन के उस विशाल टुकड़ा को महाद्वीप या महादेश के नाम से, और आपको पढ़ा चुका हूं बहुत पहले ही कि महादेश कितने हैं। महादेश कितने हैं? 7 महादेश है। हमने कहा है कि एक महादेश यहां है, इसका नाम क्या है? अंटार्कटिका। क्या नाम है? अंटार्कटिका इसका नाम है। क्या नाम है? अंटार्कटिका इसका नाम है। ऊपर की बात कर लें। हेलो हेलो, कहाँ फोन किया? रुपेश सर बोल रहा हूँ, डिसेंट ऑफ क्लास से बोल रहा हूँ। हमने कहा अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका से थोड़ा सा आप यहां पर आओगे, यहां पर एक और महादेश है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सा आप यहां आइए, टापू के रूप में है, बहुत बड़ा है, सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। इसका नाम है एशिया। एशिया के बगल में यहां अगर हम बात कर लें, यहां की अगर हम बात कर लें, क्या जाता है? अफ्रीका। एशिया से सटा हुआ एशिया से सटा हुआ ऊपर थोड़ा सा, इसका नाम है यूरोप। और यहां पर एक महादेश है, नाम है उत्तरी अमेरिका, और नीचे एक है, नाम क्या है? दक्षिणी अमेरिका। मतलब हमारे पृथ्वी को कितने बड़े बड़े भूखंड में बटा हुआ है? जल स्थल है, लेकिन जल के बीच बीच में भूमि के 7 बड़े बड़े टुकड़े हैं। उन 7 बड़े बड़े टुकड़ों को क्या कहते हैं? महाद्वीप या महादेश के नाम से। और महादेश कितने हैं? 7 महादेश है। एक है एशिया महादेश, यूरोप महादेश, अफ्रीका महादेश, ऑस्ट्रेलिया महादेश, उत्तरी अमेरिका महादेश, दक्षिणी अमेरिका महादेश और चलिए, इन 7 महादेश में नाम क्या है? 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो देखो, साम्राज्य का मतलब होता है विशाल राज्य।
क्या होता है? मतलब वह राज्य जिसकी सीमा बहुत विस्तृत हो, जिस राज्य की सीमा क्या हो, बहुत बड़ा हो, तो बहुत बड़े राज्य, सीमा वाले राज्य को, बहुत बड़े क्षेत्रफल वाले राज्य को हम साम्राज्य कहते हैं। और इस साम्राज्य के अंतर्गत कई छोटे छोटे राज्य होते हैं। तो वह साम्राज्य, जिस साम्राज्य का विस्तार कितने महाद्वीप में रहा होगा? लिख ले। प्राचीन काल में विश्व में कुछ ऐसे राज्य थे जिस राज्य की सीमा एक महादेश में नहीं थी, 2 महादेश में नहीं थी, बल्कि 3 महादेश में क्या हुई थी? फैली हुई थी। उस 3 महादेश में फैले हुए साम्राज्य को क्या कहते हैं? 3 महाद्वीपों में फैला हुआ। अब कहोगे सर ये 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य कौन था? तो पहला था रोमन साम्राज्य। क्या नाम था? रोमन साम्राज्य। और दूसरा था ईरानी साम्राज्य। क्या नाम था? 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य कौन था? रोमन साम्राज्य। और अब कहोगे 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य था रोमन साम्राज्य, तो रोमन साम्राज्य का केंद्र बिंदु कहाँ था? तो रोमन साम्राज्य में यहाँ पर एक देश है इटली। क्या देश है? इटली। और यहाँ जो सागर है वो है भूमध्य सागर। क्या नाम? ये सब क्या है? जल है। यह भूमध्य सागर है। इटली के पश्चिम में भूमध्य सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर, पूर्व में भूमध्य सागर। और जो इटली है यूरोप महादेश का देश है। इटली के बगल में यहाँ फ्रांस है, यहाँ पर जर्मनी है, यहाँ पर स्पेन है, यहाँ पर पुर्तगाल है और यहाँ पर इंग्लैंड है। इसी यहीं पर इंग्लैंड है, छोटा सा देश। इसी इंग्लैंड ने विश्व के अधिकांश देशों को गुलाम बना के रखा। विश्व के मानचित्र देखोगे तो आपको मिल जाएगा। यही था इटली। और इटली की राजधानी रोम कहाँ थी? अपने भारत की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जिसके अध्यक्ष का नाम है श्रीमती सोनिया गांधी। सोनिया गांधी इसी रोम की, इटली की थी, राजकुमारी थी। इससे हमारी शादी हो गई किसके? राजीव गांधी का, जो भारत के प्रधानमंत्री बने। हालांकि तो इंडियन है वो, क्योंकि इंडिया की नागरिकता को उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो ये इटली जो देश था, इसकी राजधानी थी रोम। और इसी रोम में, इस रोम शहर की स्थापना रोमुलस और रोमस नामक 2 भाइयों ने किया था। रोमस और रोमुलस नामक 2 भाइयों ने मिलकर रोमन साम्राज्य की क्या किया था? लेकिन और यही साम्राज्य धीरे धीरे यूरोप और यहाँ पर अफ्रीका भी पहले सटा हुआ था। भूमध्य स्वेज नहर के बनने से पहले अफ्रीका महादेश, यूरोप महादेश और एशिया महादेश आपस में क्या हुआ था? जमीन से सटल था। अब पैदल पैदल तीनों महादेश का दौरा कर सकते थे। तो रोमन साम्राज्य का विस्तार अफ्रीका महादेश में भी था, यूरोप महादेश में भी था और एशिया महादेश में भी था। इसी को हम कहते हैं 3 महाद्वीपों में फैला हुआ। इस रोमन साम्राज्य जो था, एक सीमा हो गई। इस सीमा से पूर्व था ईरानी साम्राज्य और इधर से पश्चिम इराक ईरान देख रहे हैं ना। इराक ईरान, भारत के बगल में पाकिस्तान है पश्चिम में, पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बगल में ईरान, ईरान के बगल में कौन है? इराक सॉरी, और इराक के बगल में सऊदी अरब। तो इराक के आसपास एक मुसलमानों का राज्य था जिसका नाम था ईरानी साम्राज्य। और इराक से पश्चिम जो था वो रोमन साम्राज्य था। इसका केंद्र बिंदु कौन था? इटली। लेकिन यहाँ पर पहले एक सभ्यता थी जो मैं पढ़ा चुका हूँ, मेसोपोटामिया की सभ्यता। और मेसोपोटामिया के सभ्यता में सुमेर, असीरिया और बेबीलोन का स्थापना हुआ था। इस तीनों साम्राज्य अलग अलग समय में काम किया, लेकिन जब राजा कमजोर हो गया तो उस राजा के कमजोर होने का परिणाम ये हुआ कि छोटे छोटे जनजाति कबीले आपस में मिलते गए और पूरे क्षेत्र पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। लेकिन यह रोमन साम्राज्य बना कैसे? तो आपको बता दे, लगभग आज से 4500 साल पहले की कहानी है कि यूरोप महादेश में या इटली के अगल बगल में एक छोटा सा राज्य था जिसको हम आज मेसिडोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मेसिडोनिया। हाँ, मेसिडोनिया। इसी को कहते हैं मकदूनिया। क्या कहते हैं? मकदूनिया या मेसिडोनिया। इस मकदूनिया का राजा कौन था? फिलिप। क्या नाम था? फिलिप यहाँ का राजा था।
और फिलिप को एक बेटा हुआ 356 ईसा पूर्व में, जिसे अंग्रेजी में अलेक्जेंडर कहते हैं और हिंदी में हम लोग सिकंदर कहते हैं। 356 ईसा पूर्व में जन्मा था। उनके पिता का नाम था फिलिप, माता का नाम था ओलंपिया, और उसने जिस व्यक्ति से शिक्षा प्राप्त किया था उनके गुरु का नाम था अरस्तु। अरस्तु जिसे राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है, अरस्तु से उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया था। जब वह 20 वर्ष का हुआ तो सिकंदर के पिता फिलिप की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। जब फिलिप क्या हो जाता है, मर जाता है, तो फिलिप का सपना था कि हम संपूर्ण विश्व को जीतकर अपने साम्राज्य में क्या कर ले, मिला लें। लेकिन क्या हो गया, मर गया। तो अपने पिता के सपना को पूरा करने के लिए सिकंदर क्या किया, एक विशाल साम्राज्य की सेना का गठन किया, मजबूत सेना का, और अपने मजबूत सेना की सहायता से पूरे यूरोप, अफ्रीका के कुछ हिस्सा और एशिया के कई छोटे छोटे राज्य को क्या कर लिया, जीत लिया। 331 ईस्वी में, ईसा पूर्व में सिकंदर अपना सैन्य अभियान शुरू किया था और कई राजाओं को हरा, जीतते उतते पूरे एशिया, भारत में भी प्रवेश कर गया था। सिकंदर का इंडिया पर आक्रमण होता है 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का क्या होता है, आक्रमण होता है। लेकिन सिकंदर और समझा खरीदना है, आज तो नहीं आई है, यहाँ बैठो सामने 100 से कति होगा इसका। अच्छा, तो हमने कहा सिकंदर जो है 326 ईसा पूर्व में भारत में भी अटैक किया था। चाहिए ना, कमाता है। हमने कहा कि सिकंदर 326 ईसा पूर्व में क्या किया, इंडिया पर आक्रमण किया। इंडिया का एक राजा ने सिकंदर का डटकर मुकाबला किया था, उसका नाम था पोरस। छोटा राजा था, बहुत कमजोर था, उसका राज भी बहुत छोटा सा था, सेना भी कम था। सिकंदर के सामने कोई राजा टिका ही नहीं था। जो भी सिकंदर के सामने लड़ने आया, लड़ने से पहले ही मुकुट उतार के उसके पैर पर डाल दिया करता था। पोरस पहली बार लड़ाई में क्या किया, लड़ा, लेकिन लड़ते लड़ते क्या हो गया, हार गया। सिकंदर की सेना पोरस को बंदी बनाकर कहां ले गया, सिकंदर के सामने। सिकंदर की सेना ने पोरस को बंदी बनाकर कहां ले गया, सिकंदर के सामने ले गया। और सिकंदर के सामने जब ले गया तो सिकंदर ने पोरस से पूछा कि आज तक किसी राजा ने हमारे सेना से लड़ने का दुस्साहस नहीं किया। हमारी सेना उसके राज्य की सीमा पर पहुंची, उस राजा ने हमारी गुलामी को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। बताओ तो हमारे साथ क्या किया जाए। बात पूछ गए पोरस, हमको देखो पोरस ने क्या किया, बड़ी निडरता से उत्तर दिया था सिकंदर को। एक जीता हुआ राजा हारे हुए राजा के साथ ऐसा व्यवहार करता है, वैसा ही आप मेरे साथ करिए। लेकिन हमने तो वही किया जो कि राजा का कर्तव्य था, धर्म था। राजा बिना लड़े अगर अपने राज्य को किसी के अधीन कर देता तो राजा करने के लायक तो है ही नहीं। सिकंदर बड़ा प्रसन्न हुआ और सिकंदर ने क्या किया, उसकी गुलामी से मुक्त कर दिया। उसका जीता हुआ राज्य क्या कर दिया, वो वापस कर दिया, उसे दोस्ती कर लिया। सिकंदर आगे बढ़ने लगा, पंजाब की सीमा पर आया सिकंदर, तो सिकंदर की सेना पंजाब से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि छोटा सा पगले का राजा इंडिया का जो लड़ने का हिम्मत दिखाया है। और पंजाब के सीमा के बाद घनानंद का राज शुरू होता है। बिहार के राजा मगध, बिहार में एक राज्य था मगध, उसका राज्य पंजाब तक फैला हुआ था। यहाँ का राजा था घनानंद, बहुत बलवान और के साथ साथ क्रूर भी था। सिकंदर के सेना के मन में डर पैदा हो गया, एक छोटा सा राजा इतना लड़ाई किया है हमसे वीरता से, कहीं घनानंद के आमने सामने होंगे तो हमारा हश्र क्या होगा। घनानंद के सैनिकों ने कहा कि महाराज, सॉरी सिकंदर के सैनिकों ने, कि हम लोग यहाँ से लौट चलिए आओ। ये नहीं कहा कि हम उसके डर से लौटने के लिए कह रहे हैं, ये कहा कि घर से निकला हुआ बहुत दिन हो गया, तबीयत थोड़ा खराब हो रहा है। सिकंदर कहा कि ना, बिना स्वप्न पूरा किए के ना लौटेंगे हम। लेकिन दुर्भाग्य सिकंदर का घोड़ा था बुका फैला हुआ, पंजाब में ही लगभग क्या हो गया, मर जाता है। घोड़ा जैसे ही मर गया, नाम था उसका बुक फैला,
तो सिकंदर ने अपने अभियान को क्या कर लिया, वापस कर लिया। और लौटने के क्रम में 323 ईसा पूर्व में सिकंदर ने इंडिया पर अटैक किया था 26 बीसी में, और 323 बीसी में सिकंदर की मृत्यु कहाँ हो गई, बेबीलोन में हो गई। कहाँ हो गई, बेबीलोन में। और बेबीलोन के बारे में चर्चा करते हैं, सुमेर की सभ्यता में 3 सभ्यताएं थी बेबीलोन। सिकंदर के मरने के बाद यूरोप में एक नए राज्य का निर्माण हुआ जिसका नाम था रोमन राज्य। नगर की स्थापना हुई। रोमस और रोमुलस नामक व्यक्ति ने रोमन साम्राज्य की क्या किया था, स्थापना किया था। और सिकंदर के मृत्यु के बाद रोमन साम्राज्य का उत्थान हुआ और अफ्रीका, यूरोप और एशिया के क्षेत्रों पर क्या कर लिया, जहां जहां सिकंदर ने कब्जा किया था सबको अपने नियंत्रण में करके शासन करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और इसका नाम क्या पड़ गया, रोमन साम्राज्य। क्या पड़ गया, और साम्राज्य का मतलब होता है विशाल राज्य। रोमस और रोमुलस नामक 2 भाइयों ने रोमन साम्राज्य की क्या किया था, स्थापना किया था। अब थोड़ा आगे की ओर हम लोग चर्चा करें कि रोमन साम्राज्य का स्थिति क्या है, कंडीशन क्या है। तो मैं आपको बता दूं, अगर मानचित्र को थोड़ा पर दिखाया जाए तो हमने कहा था कि रोमन साम्राज्य का केंद्र बिंदु था इटली। इटली सही लंबा है, और इटली की राजधानी कहां थी, रोम। इस रोम के 3 तरफ से था भूमध्य सागर। कौन सागर था, रोम के 3 तरफ से कौन सागर था, भूमध्य सागर था। और रोम की भूमध्य सागर में कई जगह टापू सब है, छोटी छोटी क्या है, पहाड़ियां हैं। तो रोम चारों ओर से पहाड़ी से घिरा हुआ था, इसलिए रोम को, रोमन साम्राज्य को या रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहते हैं। क्या कहते हैं, और रोम जिस नदी के किनारे है उस नदी का नाम क्या है, टाइबर। टाइबर नदी के किनारे कौन शहर है, रोम है। तो रोम टाइबर नदी के किनारे है। रोम की राजधानी, इटली की राजधानी कहाँ थी, रोम है। और रोमन साम्राज्य का केंद्र बिंदु कहाँ था, रोम। और रोम किसकी राजधानी है, इसे 7 पहाड़ियों का नगर के नाम से जाना जाता है। और रोम नगर की स्थापना रोमस और रोमुलस नामक 2 भाई ने मिलकर किया था। अब सवाल है, तो रोम का राजनीतिक विकास की बात करते हैं कि रोमन साम्राज्य का राजनीतिक विकास क्या होगा। रोमन साम्राज्य का राजनीतिक विकास की बात कर ले कि रोमन साम्राज्य के राजनीतिक विकास किन किन चरणों में हुआ, कैसे हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि रोमन साम्राज्य के राजनीतिक विकास के 3 चरण हैं। रोमन साम्राज्य के, खुश रहिए, राजनीतिक विकास के कितने चरण हैं, 3 चरण हैं। रोमन साम्राज्य के राजनीतिक विकास के कितने चरण हैं, तो रोमन साम्राज्य के राजनीतिक विकास के 3 चरण हैं। कितने चरण हैं, 3 चरण हैं। अगर पहले चरण की बात करें तो राजतंत्र का काल। कौन काल, राजतंत्र का काल। दूसरे का नाम था गणतंत्र का काल, और तीसरे चरण का नाम देता है साम्राज्य का काल। रोमन साम्राज्य के राजनीतिक विकास के कितने चरण हैं, 3 चरण हैं। पहला है राजतंत्र का काल, मतलब रोमन साम्राज्य में शुरुआत में राजतंत्रीय शासन व्यवस्था थी। ध्यान दो, राजतंत्रीय शासन का मतलब होता है राजा का शासन, और राजा के मर जाने के बाद अगला राजा कोई उसका बेटा ही बनेगा। खानदानी खून के, उसके खून का ही, उसके वंश का ही, उसके खानदान का ही कोई व्यक्ति क्या बनेगा, राजा बनेगा। और रोमन साम्राज्य में राजतंत्र का समय था 753 से BC टू 509 BC। मतलब ईसा मसीह के जन्म के 753 ईसा पूर्व से लेकर 509 ईसा पूर्व के बीच तक रोम में राजतंत्रीय शासन व्यवस्था थी। मतलब राजा महाराजा का शासन था। राजा के मर जाने के बाद कोई राजा ही अगला राजा बनते थे। राजाओं में कई महान हुए हैं, लेकिन 4 राजा का मैं आपको नाम बताऊंगा, जिसमें एक राजा का नाम है जूलियस सीजर। जूलियस सीजर का अपना बेटा नहीं था, अपना भतीजा को राजा बना दिया, नाम था ऑक्टोवियस सीजर।
उसका भी अपना बेटा नहीं था, लेकिन किसको सौतेला बेटा था, नाम था टिबेरियन, उसको राजा बना दिया। और टिबेरियन के बाद जो राजा बना उसका नाम था नीरो। हंसोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। जिस काम में रुचि ना लगे, एक लाइन में काम को छोड़ दो। अगर खेलने में रुचि है तो खेलो, जो काम करने में मन करे वही करो, क्योंकि जीवन में अंत में पछतावा आएगा ना। तो ये नहीं कहे कि हमारे बाबूजी नहीं रोके, कहे कि काम करो। अगर तुमको पढ़ने में मन नहीं लगता, पिताजी के सीधे जाके कह दो कि पिताजी हमको हंसने उसने में मन लगता है, पढ़ने में मन लगता नहीं है, बेकार पढ़ा रहे हैं, हमको भैंसी वाले खरीद दीजिए, चराएंगे भैंसी के, बैठ के मोबाइल चलाएंगे, भैंसी चलाएंगे। पढ़ लिख के क्या होगा, उनमें तो पैसे कमाना है, दूध बेचना है। हाँ, अच्छा जीवन जीना है तो पढ़ के नौकरी का करके करना होगा। और जेना तेना तो सब जी लेता है। हमको नौकरी ना लगा, जेना तेना जीते जीते यहाँ तक तो पहुंचिए गए हैं। 40 का 15-20 साल बाल बच्चा जियान हो जाएगा। सियान हो, बेटा बेटी सियान हो ही रहा है, और सब तो तब तक बड़ा हो गया रहेगा। दिक्कत होगी नहीं, जहां तंबू गराएगा 2 महीना के खर्चा तोरे से लेंगे। सबको चीन के रखा, सबको इसलिए फोटो रखता हूँ। जवानी में पढ़ा रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, तो बुढ़ापा में कहाँ जाएंगे? जगरा दूर पर बैठे खंती हिलाएंगे, चल 2 महीना तो यहाँ रहेंगे, लाठी चलेगा वो भी। वो तो बात वही हो गई कि भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा एक देश की यात्रा किए थे, सीरिया की यात्रा किए थे। सुन लो, जब वहां यात्रा किए तो वहां के राजा का नियम है, किसी का अगुवाई करने नहीं आता है। कितनों नंबर का क्यों नहीं चल जाए, अपना भवन से उठ के तुमको स्वागत करने नहीं आएगा। लेकिन जब सुने कि राष्ट्र शंकर दयाल शर्मा क्या हो रहे हैं, आने वाले हैं, तो आने से इनके पहले ही हवाई अड्डा पर अपन गाड़ी ले खड़ा था। और नियम है, उतर के आएंगे तब रिसीव करेंगे। चढ़ गया हवाई जहाज पर, वहां से कुर्सी पर से उठा के लाया, अपना गाड़ी में क्या कर दिया, बैठा लिया, ड्राइवर का तू हट, हम चलाएंगे गाड़ी, और अपने गाड़ी चला के अपना महल में लाया। जब शंकर दयाल शर्मा लौट आए तो उनके जो कोर कमेटी के लोग थे, पूछा कि आप काहे तोड़ दिए प्रोटोकॉल को, आप राजा यहाँ कहे, आप क्यों गए राष्ट्रपति को बुलाने, क्योंकि यहाँ आप बड़े हैं। तक हम ये समझ के नहीं गए कि वो राष्ट्रपति भारत के हैं, इसलिए गए कि मैं उनसे पढ़ा हूँ। कि जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो टीचर के रूप में पढ़ाते थे, तो हम अपने गुरु को बुलाने गए थे, राष्ट्रपति को बुलाने। इसलिए हम उनका सोचे कि हम भाग्यशाली है कि अपने गुरु जी को घुमा रहे हैं। तो सोचना, शंकर सीरिया नाम नहीं याद है, कह दूंगा। इसी कहानी मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा इस बात को। तो राष्ट्रपति को टीचर का ये करने गया, तो पढ़ लिखल था तब ना, बुर्बक रहा था तो हम तो राजा हाथी, हम कहे जा बोला। वहां प्रोटोकॉल नहीं, वहां नैतिकता कहती है। तो हमने कहा हंसो नहीं, बात को समझने का प्रयास करो। हम नाम कहते, नाम पर हंस देते हो, तो तुम्हारे नाम पर तो रोम वाला हंसेगा ना। ईरा कसबा मुकसबा दिनसबा कौन नाम मिले, कोई नाम तो नहीं हुआ ना। उसके लायक जूलियस सीजर ही बढ़िया है, अगस्टस सीजर ही बढ़िया है। अगर बढ़िया नहीं तो जुलाई महीना का नाम अगस्टस, जुलाई महीना क्यों नाम पड़ा? तुम जनवरी फरवरी पढ़ते हो ना, उसमें जुलाई जो महीना है जूलियस सीजर के नाम पर रखा गया है। अगस्त महीना का नाम अगस्टस सीजर के नाम पर रखा गया है। उसके नाम पर तुमको हंसी आ रही है, तुम क्या हो जब तुम्हारे नाम पर कुछ भी नहीं है। यहाँ हमसे पहचान है, गांव में पिताजी से तुम्हारी पहचान है कुछ हो भी। अब तो मोबाइलो तुम्हारे नाम पर, सिमो तुम्हारे नाम पर नहीं है, पापा जी के नाम पर खरीदा जाता है। बैंक वाला तुमको एटीएम कार्ड देवे नहीं करता, फिर हंसते क्यों हो? किसी का नाम बुरा नहीं होता है, काम अच्छा या बुरा होता है। राजतंत्र का काल था, रोमन राजतंत्र में हमने कहा कि बहुत राजा हुए, लेकिन 4 गो राजा बहुत अच्छा हुए। हालांकि 4 गो में 2 गो अच्छा था, तीसरा का चौथा में तब पतन होना शुरू हो गया। उसमें था जूलियस सीजर, क्या नाम था? जूलियस सीजर। रोमन साम्राज्य का सबसे महान शासक जूलियस सीजर। 44 ईसा पूर्व में उनकी उपलब्धियों के बारे में लोगों को पता चला। मतलब जूलियस सीजर था जिनके नाम पर जुलाई महीने इन्होंने कई राजाओं को जीतकर रोमन साम्राज्य में क्या कर लिया था, मिला लिया था। जूलियस सीजर के बाद उनका बेटा राजा बना ऑक्टोवियस अगस्टस, लेकिन उन्होंने अगस्टस सीजर का नाम से राज किया, उसके नाम पर अगस्त महीना का नाम पड़ा। उसके बाद टिबेरियन राजा बना, वह भी रोमन साम्राज्य का विस्तार करने का क्या किया काम का, लेकिन थोड़ा सा तनाशाह हो गया था।
और टिबेरियन के बाद राजा बना नीरो। ये तो किम जोंग की तरह था वो। राजा के पद का पूरा पूरा दुरुपयोग किया, और दुरुपयोग करते हुए जनता के सुख दुख से उसे कोई लेना देना। एक इतिहासकार कहते हैं कि रोमन साम्राज्य जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। इतना निर्दयी था कि रोम में संसद को सीनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सीनेट। जैसे भारत में लोकसभा है, वहां क्या है? सीनेट। सीनेट ने आदेश जारी किया कि नीरो को हत्या कर दिया जाए, क्योंकि राजा इतना तनासा होगा तो चलने वाला है। उसको फांसी देने की सजा सुना दी गई सीनेट ने। नीरो देखा कि लोग हमको फांसी देगा, उससे अच्छा कि अपने क्यों न मर जाए। नीरो ने क्या कर लिया? स्वयं आत्महत्या कर लिया। और दूसरा, अगस्टस जूलियस सीजर की बात करते हैं तो जूलियस सीजर ने अपने जनता के विकास के लिए इतना ज्यादा काम किया कि जो चोरवा सब था इनसे नफरत करने लगा। देखा कि इतना अच्छा काम कर देगा तो राजा पद से के पद से कोई हटाएगा ही नहीं। हटाएगा? अच्छा करने वाले को कोई विरोध करता है? जनता को लाभ होगा, राज्य का विकास होगा, बार बार सत्ता में आएगा। तो एक बार संसद के सीढ़ी पर से उतर रहे थे इनका विरोधी। नायक सिनेमा देखे हो? अनिल कपूर के 24 घंटा के लिए मुख्यमंत्री बनता है और 24 घंटा बहुत बढ़िया काम कर लेता है। विरोधी सब सोचता है तो बढ़िया 24 घंटा में कर लिया, अगली बार अगर चुनाव में खड़ा हुआ तो लोग एकरे वोट देगा। तो इससे का अच्छा क्या है? ना रहेगा ना चुनाव में खड़ा होगा। जैसे मारिए पकड़ के मारा तो लोग चिल्ला लिया, नहीं तो एक दिन वाला मुख्यमंत्री है, इसको तो मार रहा है सब गुंडा सब। जनता उसको बचाया, दूसरी बार चुनाव में खड़ा हो तो पूर्ण बहुमत से पूरा सीटें जीत लिया, और अगली बार पुनः सत्ता को प्राप्त किया। तो राज्य का बहुत अच्छा से कल्पना ही है, लेकिन दिखाने का प्रयास किया है कि अगर कोई व्यक्ति जनता के हित के लिए अच्छा काम करता है तो जनता उसे बहुत ऊंचा बैठा देती है। जूलियस सीजर जनता के हित के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा था। उनके विरोधियों ने क्या किया? उतर रहा था सीढ़ी पर, सीढ़ी का पतला था, अंधेरा था, चाकू मार दिया, मरवा दिया विरोधियों ने, वो मर गए। तो राजा को संसद भवन में मार दिया। मतलब उस समय भी विरोधी हुआ करते थे। तो राजतंत्र का काल था, इसमें राजा महाराजा का राज हुआ। नीरो के बाद रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। रोमन साम्राज्य का पतन हुआ तो ईरानी का दबदबा बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही ईरानी का दबदबा बढ़ने लगा तो एक और राजा आया जिसका नाम था कॉन्स्टेंटाइन। क्या नाम था? और यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हो चुका था कॉन्स्टेंटाइन के काल में। और ईसा मसीह जिनके माता का नाम था मरियम, पिता का नाम था जोसेफ, क्या जी, 4 ईसा पूर्व में जेरूशलम के नजारत नामक गांव के एक अस्तबल में हुआ था जन्म उनका। अस्तबल माने जहां घोड़ा बनाता है। बचपन से इनके अंदर चमत्कारी गुण था। यहूदी परिवार में जन्मे थे, पिताजी लोहार वाला कारोबार करते थे, बड़ा ही लोहार वाला काम करते थे। आइए ना, इंपोर्टेंट ज्यादा है। तो हमने कहा कि कारोबार इनका चलता था। जैसे जैसे बड़ा होते गए इनके अंदर चमत्कारी गुण आते गया। चमत्कारी गुण जब इनके अंदर आने लगा तो इनको क्या हुआ? एक राजा थे, गवर्नर थे, पोर्टियस नाम था उनका। देखा कि तो आम आदमी है, इतना अच्छा काम करता, किसी को बुखार लग गया, माथा पर हाथ रख दिया, बुखार ठीक हो गया। घाव है, ऐसे हाथ फेर दिया, घाव ठीक। चमत्कारी गुण इनके अंदर था। तो रोमन सम्राट पोर्टियस ने सोचा कि फांसी देवा देते। जब ईसा मसीह 33 साल के थे तो पोर्टियस ने क्या किया? उनको सूली पर चढ़ा दिया। एगो लकड़ी पर ऐसे ठोकवाया, एगो बड़का काटी यहाँ ठोक दिया, एगो पेट में ठोक दिया, दोनों हाथ पर ठोक दिया, दोनों पैर पर ठोक दिया, क्रॉस के चिन्ह में उसको सूली पर चढ़ा दिया। शुक्रवार के दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। क्या जी? हाँ, 25 दिसंबर को जन्म लिए थे। तो हर साल 25 दिसंबर को क्या मनाते हैं? क्रिसमस डे मनाते हैं, माने ईसा मसीह का जन्म दिवस। आज शुक्रवार के दिन सूली पर चढ़ाया गया तो उस दिन लोग गुड फ्राइडे मनाते हैं। आज सूली पर चढ़ाने के 3 दिन के बाद, माने शनिचर, इतवार, सोमवार के दिन जिंदा हो गए। कांटी ठोक दिया गया, 3 दिन के बाद पुनः क्या हो गए? ठीक हो गए, जिंदा हो गए। तो उस खुशी में लोग ईस्टर का त्योहार मनाते हैं। इन्होंने एक धर्म की स्थापना किया जिसका नाम था ईसाई धर्म। और ईसाई धर्म के सबसे पवित्र पुस्तक का नाम क्या है? बाइबल। बाइबल के 2 भाग हैं, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। तो मेरे कहने का मतलब ये था, भाई जी का नंबर सेव लेकिन नहीं था। हाँ, तो चाचा का नंबर सेव नहीं कर लीजिए। तो हमने कहा कि राजतंत्र का काल क्या होगा, सब समझ गए।
इसमें कैसे कैसे राज आए, ईसाई धर्म आया। और कॉन्स्टेंटाइन जब राजा बना नीरो के बाद, तो उन्होंने ईसाई धर्म को राजधर्म क्या कर दिया, मान्यता दे दिया। पूरी रोमन साम्राज्य का राजधर्म क्या बन गया, ईसाई धर्म। और पूरे ईसाई धर्म के देख रेख में सभी जनता रोमन साम्राज्य में अपने आप को क्या कर लिया, मिला लिया। लेकिन एक बात था, राजा तानाशाह हो गया तो रोमन का समाज दो भाग में बटा था। एक का नाम था प्लेबियन और दूसरे का नाम था पैट्रिशियन। प्लेबियन माने उच्च वर्ग, पैट्रिशियन मतलब होता निम्न वर्ग। माने रोम का समाज कितने वर्ग में बटा था, दो। नाम क्या था, प्लेबियन, नाम क्या था, पैट्रिशियन। प्लेबियन माने उच्च वर्ग, पैट्रिशियन माने क्या था, निम्न वर्ग। तो उच्च वर्ग के लोग राजा के इर्द गिर्द रहते थे, उन्हें परेशानी नहीं होती थी। लेकिन जो निम्न वर्ग के थे उन्हें तरह तरह की यातना दिया जाता था, छोटा से छोटा अपराध के लिए बड़ा से बड़ा दंड दे दिया जाता था। तो प्लेबियनों ने, पैट्रिशियनों ने सोचा कि क्यों न कानून लिखवा दिया जाए। इन्होंने आंदोलन कर दिया, एकजुट हो गया, संघ बना लिया, राजा पर दबाव डाला कि नहीं आपको क्या करना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा। और प्लेबियनों के पैट्रिशियनों के संगठन के कारण रोम में राजतंत्र का खत्म हुआ। राजतंत्र के जगह पर गणतंत्र की स्थापना हुई। और गणतंत्र में आम जनता के हित की देखरेख करने के लिए जो पदाधिकारी बहाल किया गया, उस पदाधिकारी को कौंसल कहा गया। क्या कहा गया, कौंसल मतलब मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट के नीचे ट्रिब्यून था। मैंने कई छोटे छोटे पदाधिकारी बहाल किया गया। अगर जनता के हित पर कोई प्रहार करता है, कोई जैसे कोई सिपाही दरोगा तुमको टॉर्चर करे, बार बार परेशान करो, तो जाओ डीएसपी के यहाँ कि हमको बेवजह में बार बार परेशान करो। डीएसपी भी तुम्हारी बात को नहीं सुनता है तो एसपी के यहाँ जाओ, एसपी भी आपकी बात को नहीं सुनता है तो उसके ऊपर है ना, कोई नहीं सुनता तो अंत में डीजीपी, राज्य का सबसे बड़ा पुलिस का मालिक डीजीपी होते हैं, और वो नहीं सुनते हैं तो मुख्यमंत्री क्यों, जाओ जनता दरबार में कि देखिए हमको हर जगह टॉर्चर होता है, कोई ना कोई तुम्हारी बात को सुनेगा, क्योंकि सबके ऊपर सब है। यही तो लोकतंत्र की अच्छाई है, लोकतंत्र की यही अच्छाई है। और सबसे बड़ा अच्छाई तो क्या है, चमड़ा सीने वाला का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है, चाय बेचने वाला पीएम बन गया, क्यों नहीं बनेगा। राजतंत्र में नियम था, राजे के बेटा राजा बनेगा। राजतंत्र सबसे बुरी तंत्र था कि राजा का बेटा ही क्या बनेगा। लेकिन आज देखो, साइकिल चलाने वाला का बेटा, मोची का बेटा, कसाई का बेटा, किसान का बेटा, अगर उसमें काबिलियत है, क्षमता है, तो विधायक, एमपी, पीएम, सीएम, डीएम कुछ भी बन सकता है। लेकिन शर्त है, क्लास में हंसने से नहीं होगा। संस्कृत 10वां में पढ़े होंगे, बुर्बक के 6 चिन्ह हैं। 14 साल संस्कृत पढ़ाया, 1-2 साल नहीं। माने बेवकूफ का 6 पहचान है, बिना बुलाए पहुंच बोलने वाला, बिना अनुमति के किसी को सामान छूने वाला, अब बिना कहले हंसने वाला, अब बिना पूछे सलाह देने वाला। उदाहरण दो, सब संस्कृत विषय मेरा नहीं है, अभी एसएसटी पढ़ा मैं उदाहरण दिया हूं, और होगा तो आप खुद पढ़ लीजिए। लेकिन जो मैं बोला आप लोग पढ़े हैं कि नहीं, कि बिना कहे किसी के सामान को मत छुओ, बिना बुलाए किसी से बोलो नहीं, बिना परमिशन के किसी के घर में प्रवेश करो मत करो, आप बिना काम के हंसो नहीं। क्या अगर गंभीरता आपके अंदर नहीं है तो तुम्हारा वेट कम होगा। वेट माने वजन नहीं, वैल्यू। क्या जी, अगर तुम्हारे अपने व्यक्तित्व का वजनदार बनाना है तो इन 6 बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। और नहीं तो जेना जीते आ रहे हो, पापा के होटल में खाना चली रहा, BCA, बाप के कैश पर चल रहा है। फॉर्मूला मैं दिया हूं, अभी आप लोग क्या करते हैं, BCA माने बाप के कैश पर ऐश। कब तक चलेगा, 25 साल तक। ओकरा बाद कहां से चलेगा, बाबूजी बुढ़ा जाएंगे, झुनझुना बांध देंगे गर्दन में, कर डोलो। अगर नहीं डोलेगा नीमन से तो 4 बेलना ऊपर से पछुआरा पर लगाएगी, कमा क्यों, तो अपने डोलिएगा। तो जैसे डोलाएगी वैसे वैसे डोलिएगा। अभी मम्मी पापा के बाद तो हमारे बात बहुत बुरा लगता होगा, कता तो सोचता है कि बेकार इसके कोचिंग में ज्वाइन ले ली। जब वो लड़का था इसको कहिए दिया बेरा, सर बड़ा बेइज्जत करते हैं, हमको बुआ पढ़ाने का पैसा मैं नहीं लेता हूँ। हाँ, हम सीधा एक ही बात, सब तो हंसा रहा है ये है, एको को तो सुधारने वाला मिले। गलती की सही। हर साल अगर 5 लड़का हमारे बात को मान के सुधर गया तो मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। बाकी टॉप वही करेगा जो खुद मेहनत करेगा। गलत सही, क्योंकि आज इंसान में सब कुछ है, पैसा है, पावर है,
केवल नहीं है तो नैतिकता नहीं। क्या जी, यही गिरते जा रहा है। बेटा बाप का सम्मान नहीं कर रहा है, सब बच्चा और बड़ा में अंतर नहीं समझ रहा है। तो इस अंतर को समझाने का काम कौन करेगा? टीचरे ने करेगा। जो काम नाम है, इसका नाम क्या है? जिस पद पर, उसका नाम होता है गुरु। अंधकार से प्रकाश में लाने। अगर आप नहीं कर रहे मतलब कहने की डार्क में जी रहे हैं। सिखाना शिक्षक का काम है, अपने आप कोई सीखता नहीं। ठीक है, तुम्हें बहुत सारी बुराइयां हैं, हम हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे। कितनों कड़िया ऐसा कड़िया कपड़ा हो, एक दिन में साफ ना होगा, फिर दूसरा दिन साबुन रगड़ेंगे, फिर तीसरा दिन रगड़ेंगे। एक समय आएगा नहीं, हमको क्रोध ज्यादा आता है, तुम लोगों को नहीं आता है। जानते हैं तुम्हारा उम्र है, वो जी आएगा जरूर, लाइन पर जरूर आएगा, लेकिन तय समय लगेगा। नहीं लगेगा समय, लेकिन वो जी आएगा, गारंटी। कल विश्वास लेके चलता हूं। आइए, तो राजतंत्र के बाद कौन समय आया? गणतंत्र का काल। और 509 बीसी से 27 बीसी तक कौन काल था? गणतंत्र का काल था। राजा ही शासन को चलाता था, लेकिन राजा के कार्यों पर नियंत्रण करने के लिए एक संस्था बन गई, नाम था सीनेट। और सीनेट में कौन बैठता था? जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि। गलती कि सही? जनतंत्र में, गणतंत्र में भी एक राजा होता था। राजा भले ही वंशानुगत था, लेकिन राजा पर कंट्रोल करने के लिए राजा तानाशाही ना करे। जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि को बैठने के लिए एक संस्था बनाया गया था, जिसका नाम क्या था? सीनेट। सीनेट तय करती थी, जनता के द्वारा चुना गया सदस्य यह तय करती थी कि देश का अगला कार्यक्रम क्या होगा, राजा का अगला कानून क्या बनाएगा, व्यापार कैसे चलेगा, टैक्स कैसे चलेगा। कानून नहीं था। तो गणतंत्र के काल में पैट्रिशियनों के प्रयास से रोम में पहला कानून लिखाया गया। और रोम में पहला कानून लगभग 5वीं सदी में लिखा है। ईसा मसीह के जन्म के 500 साल पहले कानून लिखाया। चूंकि उसमें कागज नहीं बना था, तब पटरी पर कानून लिखाया। कथी पर लिखाया? जिसे हम 12 तख्तियों का कानून कहते हैं। रोमन साम्राज्य में कथी पर लिखाया कानून? पटरी पर, लकड़ी का पटरी होता, उस पर लिखाया। इतिहास में किस नाम से फेमस है? 12 तख्तियों के कानून कहा जाता है। उसी में लिखा था कि राजा का क्या कर्तव्य है, जनता का क्या कर्तव्य है, व्यापार को किस व्यापार पर कितना टैक्स लिया जाएगा, सारा नियम लिखा गया था। और गणतंत्र के बाद आया 27 बीसी टू 476 एडी का जो समय था, इसको साम्राज्य का काल कहा गया। इस समय जो राजा हुए, अपने राज्य को बड़ा करने के लिए अलग अलग राज्य पर क्या किया? विशाल सेना बनाया, अलग अलग राज्य पर आक्रमण किया। उस राज्य के राजा को हरा करके उसके राज्य को अपने राज्य में क्या कर दिया? और इतना लड़ाई लड़ा कि रोमन साम्राज्य में लिखता है, अकेला कॉन्स्टेंटाइन के शासनकाल में 70 लाख आबादी थी रोम नगर का। कितना? 70 लाख आबादी थी। 70 लाख में 23 लाख गुलाम था। कितना गुलाम था? उसे कोई काम नहीं था, केवल खेती बाड़ी करना, मजदूर के रूप में काम करना। उसको ब्याह शादी करने का भी अधिकार नहीं था। गुलाम की संख्या घटने लगा। एक राजा आया कॉन्स्टेंटाइन, तो कहा गुलाम घट जाएगा तो काम कौन करेगा, तो उसको ब्याह शादी करने का अधिकार। तो गुलामों ने विरोध किया कि हम ब्याह शादी करेंगे तो एक शर्त दीजिए कि अगर जो बाल बच्चा हम होगा वो गुलाम नहीं बनेगा। तो कहा गुलाम तुम रहोगे, लेकिन तुम मर जाओगे, तोहर जो बेटा होगा वो गुलाम क्या होगा? नहीं बनेगा। फिर मन में प्रश्न होगा कि सर गुलाम को चिंता के ना था, सब आदमी है, चेहरा से चिन्ह जाओगे कौन कौन जाति है, कौन धर्म का, नहीं चिन्हाएगा, पहचानाएगा कैसे? तो हाँ, मोहर मारने का तरीका अलग था। गुलाम को हमेशा बाल छिलवा के रखना पड़ता था, कान छेदवाना पड़ता था। गुलाम को पहचानने का तरीका था कि गुलाम को हमेशा कान छेदवा के रखना पड़ता था और माथा पर बाल नहीं रहेगा। बात समझ गए? तो रोम में 23 लाख गुलाम था। गुलाम को कोई काम नहीं था, बस ऊपर के लोगों को क्या करना? सेवा करना।